तो हम लोग को आज पढ़ना है कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ सिल्वर, आफ्टर देन द केस ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम, टाइटेनियम, ये सारा कुछ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एल्युमिनियम का कोरोजन कैसे होता है, कैसे एल्युमिनियम का कोरोजन जो है वो बेनिफिशियल भी होता है, मतलब कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम अच्छा भी होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि कॉपर का कोरोजन कैसे होगा और जब कॉपर कोरोड हो जाता है तो कैसा दिखता है, कैसा लगता है। तो देखो, एक्चुअल में ये जो कॉपर है वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है? कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और ये कार्बोनेट जो है वो कैसा कलर का होता है? जब कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है इसके सरफेस पे तो कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। हाँ, एक बात ध्यान देना नहीं भूलना आप लोग कि इसके ऊपर जो कार्बोनेट का लेयर फॉर्म होगा वो कार्बोनेट का लेयर बेसिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अब फिर क्वेश्चन राइज होगा कि सर ये बेसिक नेचर का क्यों होता है? तो बेसिक नेचर का इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ कॉपर ऑक्साइड का भी प्रेजेंस होता है। ओके, किस चीज का प्रेजेंस होता है? कॉपर ऑक्साइड का प्रेजेंस होता है। ठीक, अब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों एक साथ रहेगा तो वो बेसिक कार्बोनेट ही ना होगा। और बेसिक कार्बोनेट जब हुआ तो उसको हम लोग क्या केवल कार्बोनेट बोलेंगे? नहीं, बेसिक कार्बोनेट बोलेंगे। एक्चुअल में होता क्या है देखो, स्टार्टिंग में ये कॉपर एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किस चीज का फॉर्मेशन करता है? ऑक्साइड का। आफ्टर देन कुछ समय बाद, क्या कुछ समय बाद जब इसको डैम्प एयर का प्रेजेंस मिलता है, मींस डैम्प एयर में स्लोली 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 उसके साथ ये रिएक्शन करके फॉर्म करता है कॉपर कार्बोनेट। अब ये कॉपर कार्बोनेट मींस कॉपर प्लस CO2 प्लस क्या बोलते हैं वो वाटर H2O, और तब फॉर्म करता है कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट ऑक्साइड के साथ, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था वो डैम्प एयर में प्रेजेंस होने के कारण हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट दोनों एक साथ रहेगा। अब जो है पहले ये थोड़ा सा कोरोड हुआ था कॉपर जब इसके ऊपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, मगर ये फर्दर कोरोजन का रिजल्ट है ये, और लंबा समय बीतेगा तो कॉपर कार्बोनेट मींस बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन। अब देखो, रियल जो कॉपर होता है मतलब बिना कोरोजन वाला कॉपर, वो बिना कोरोजन वाला कॉपर का कलर कैसा होता है जी? तो बिना कोरोजन वाला कॉपर का कलर होता है रेड ब्राउन। क्या होता है कलर उसका? रेड ब्राउन। और देखो यहाँ पर जब कोरोजन हो गया तो इसका कलर क्या हो गया? तो इसका कलर हो गया ग्रीन। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि ये तो कोरोजन हो गया है, इसके ऊपर जो है ग्रीन कार्बोनेट, बेसिक कार्बोनेट का लेयर फॉर्म हो गया है। इसको रिमूव कैसे किया जाएगा? तो मतलब कहने का कि इसको क्लीन कैसे किया जाएगा? तो
तो इसको रिमूव करने का या क्लीन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल मेथड है। वो क्या है? तो कुछ नहीं, डाइल्यूट एसिड के साथ इसको क्या कर दो? डिसॉल्व कर दो। मतलब डाइल्यूट एसिड से जब तुम इसको धुलोगे, साफ करोगे, तो इसके ऊपर जो कार्बोनेट का लेयर है, ग्रीन बेसिक कार्बोनेट का लेयर जो है, वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, और हट जाएगा तो फिर से कॉपर का जो रियल कलर होता है रेड ब्राउन, वैसा कलर का कॉपर दिखने लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे किसका? अब हम लोग बात करेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर। यदि हम लोग कोरोजन ऑफ सिल्वर का बात करें तो सिल्वर एक्चुअली काफी लिस्ट रिएक्टिव होता है। ये तो आप लोग पहले ही जान चुके हो, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था तो बताया था। सिल्वर इज लिस्ट रिएक्टिव मेटल, काफी कम रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव होता है। अब जब लिस्ट रिएक्टिव मेटल है तो ये इजिली रिएक्शन तो करेगा नहीं एयर के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्शन करने के कारण सिल्वर जल्दी कोरोड भी नहीं होता है, इसके ऊपर जल्दी कोरोजन नहीं होता है, मीन्स इसका कोरोजन नहीं होता है। तो भी देखते हो सिल्वर का जो ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, काफी दिनों के बाद जो है ब्लैक कलर का होता है। तो फिर सर तुम लोग बोलोगे सर जब ये कोरोजन होता ही नहीं है इसका, फिर ब्लैक कलर का कैसे हो जाता है ये? तो ब्लैक कलर का होने के पीछे कारण है। वो क्या कारण है? तो कारण ये है कि जो हमारा एयर है ना, उस एयर में सल्फाइड प्रेजेंट होता है, सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S। अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये सिल्वर रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो बना देता है Ag2S। क्या बना देता है? Ag2S, मतलब सिल्वर का सल्फाइड बन जाता है। तुम लोग यदि रिएक्शन देखना चाहते हो तो Ag प्लस H2S, Ag2S प्लस H2, ये है। ठीक है, अब स्टेट, कलर, कंडीशन, बैलेंस करना, ये सब तुम लोगों का काम है। अभी तक मैं तुम लोगों को इस लेवल तक ला दिया हूं कि ये बाकी का जो काम मैं छोड़ दे रहा हूं वो तुम लोग खुद से कर लो। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें कि कैसे फॉर्म हुआ। जैसे ही सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर का कलर हो जाता है ब्लैक। मीन्स ये जो मेटल है इसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। कैसा कलर का कोटिंग आ जाता है? ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। ये कोटिंग ब्लैक कलर का क्यों आया भाई? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, मींस सल्फाइड ऑफ सिल्वर बनने के कारण इसका कलर कैसा हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, और इसको यदि हम लोग प्यूरिफाई करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो ले जाते हैं ना, कम लोग ले जाते हैं, सोनार के पास ले जाते हैं, मीन्स ज्वेलर के पास ले जाते हैं। वो क्या करता है? इसको साफ करता है, ठीक, और साफ करके फिर हम लोग को दे देता है, ग्लिक चमकने लगता है वो, फिर है कि नहीं। अब देखो इसके बाद हम लोग यदि बात करें तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि सिल्वर काफी लेस रिएक्टिव होता है ना। लेस रिएक्टिव होने के कारण इसका यूज बहुत सारे सब्सटेंस के फॉर्मेशन में होता है। बहुत सारा डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाया जाता है, यूटेंसिल बनाया जाता है। चांदी का बर्तन बिकता है ना, देखते हो, जानते ही हो तुम लोग। चांदी का बर्तन बनाया जाता है, ज्वेलरी बनाया जाता है, पायल वगैरह पहनते हो तुम लोग, चांदी का सिक्का भी रहता है कि नहीं, ये सारा चीज। अब हम लोग देखो आगे बढ़ेंगे, केस देखेंगे किसका? गोल्ड और प्लेटिनम का।
यदि हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम का बात करें तो गोल्ड एंड प्लेटिनम एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो समझो कि अनरिएक्टिव होते हैं। मीन्स ये लोग तो अर्थ में भी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ क्या खाक रिएक्शन करेंगे किसी के साथ? नहीं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं एरोडेंस के कारण। और दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म के लिए इनका साइन क्या होता है? बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। हाँ, एक बात और है कि इस पर यदि थोड़ा सा बहुत समय के बाद इसका साइन खत्म हो जाए, साइन खत्म होता है, ठीक है, चमक, थोड़ा सा डल अपीयरेंस आ जाए, तो उसको हम लोग लेकर जाते हैं ज्वेलर के पास और वो क्या करता है, इसको पूरा फिर से चमका देता है। अब वो जिस लिक्विड का यूज करता है इसको शाइनी बनाने के लिए, इसको चमक, इसके ऊपर चमक लाने के लिए, वो लिक्विड होता है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं कि एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 1:3 के रेशियो में कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिले हुए रहते हैं। और उस एक्वारेजिया का क्षमता का बात करें तो डैट कैन डिजॉल्व मेटल, इवन मेटल को अपने में घुला सकता है, इतना डिजॉल्विंग कैपेसिटी उसका हाई होता है। और इसी कारण से इस गोल्ड और प्लेटिनम से बने हुए हम लोग ज्वेलरी या फिर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को एक्वारेजिया में डालते हैं, निकाल लेते हैं, पूरा जो डल अपीयरेंस आ गया था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। थोड़ा सा लेयर गोल्ड का और प्लेटिनम का कम होता है और शाइनी अपीयरेंस आ जाता है। ठीक है, गोल्ड का कलर तो जानते ही हो तुम लोग कि येलो कलर का होता है, प्लेटिनम व्हाइट कलर का होता है, ये तुम लोग को बताने का जरूरत नहीं है। जैसे गोल्ड और प्लेटिनम लिस्ट रिएक्टिव होता है, उसी तरह एक और मेटल है जिसका नाम है टाइटेनियम, वो भी लिस्ट रिएक्टिव होता है, वो भी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, जिसके कारण उसका भी जो साइन है वो मेंटेन रहता है, चमक जो है बरकरार रहता है। ओके, तो अभी तक आई थिंक कि यू डोंट हैव एनी डाउट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलवाइज। एलवाइज मैंने पिछला क्लास में ही बता रखा है कि एलवाई किसे बोलते हैं। एलवाई इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ two or more than two elements or metals combined in a molten form। molten form में दो या दो से अधिक मेटल और एलिमेंट को जब हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, वो तब जो फॉर्म लेता है वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को, उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एलवाई। उसको क्या बोलते हैं? एलवाई। अब देखो एलवाई और जो कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स उसमें यूज किए गए हैं वो, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जस्ट सपोज कि वी आर जस्ट यूजिंग एल्युमिनियम टू मेक ड्यूरालुमीन। ओके, if we are going to use copper to make duralumin, if we are going to use magnesium to make duralumin, if we are going to use manganese to make duralumin, so the property of these metals and the property of alloy is entirely different from each other। ये जो एलवाई बना इसका प्रॉपर्टी और ये जो मेटल्स लोग हैं इसको बनाने के लिए आपस में मिले हुए हैं, इन लोगों का प्रॉपर्टी काफी अलग होता है। मीन्स दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मेटल देखो रहेगा, हार्ड रहेगा, लाइट रहेगा, हार्ड रहेगा, ये सारा कुछ मान लो है, ठीक है, कि ये हार्ड है, ठीक है,
जो एलवाई बनेगा इसके मिलाने से वो बहुत हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा। मीन्स कहने का ये गुड कंडक्टर है और ये हो जाएगा बैड कंडक्टर। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में लो होगा। वही मतलब कहने का कि पूरा प्रॉपर्टी जो है क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, मीन्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एक एलवाई का जिसका नाम है ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन का बात करें तो ये एलॉय है कौन कौन से मेटल का, तो ये एलॉय है एल्युमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीशियम का और मैंगनीज का। ये चार मेटल जो है आपस में कंबाइंड होकर मोल्टेन फॉर्म में फॉर्म करते हैं किसको, ड्यूरेलुमीन को। ये ड्यूरेलुमीन जो है काफी हल्का होता है, मींस लाइट वेट होता है, लाइट होता है, एंड दे आर too much strong, means ड्यूरेलुमीन is light as well as strong, हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है इस एलॉय का, तो इस एलॉय का यूज होता है तुम्हारा एयरक्राफ्ट्स बनाने में, उसके बॉडी को, उसके बॉडी पार्ट्स को बनाने में, या फिर सैटेलाइट्स वगैरह जो स्पेस सैटेलाइट्स होते हैं उसको बनाने में। बहुत सारे हमारे घर में यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में देख लो प्रेशर कुकर, ये सब बनता है किस चीज से, ड्यूरेलुमीन से। किससे बनता है, ड्यूरेलुमीन से। ओके, क्यों, क्योंकि ये हल्का होता है और साथ में काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। ओके, तो आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट टिल हियर। नाउ आई विल प्रोसीड टू आस्क द नेक्स्ट एलॉय। ओके, एलॉय ऑफ हम लोग देखे थे अभी, किसका किसका एलॉय देख लिए हम लोग, तो एक एलॉय देखे थे हम लोग ड्यूरेलुमीन। ओके, ड्यूरेलुमीन के बाद हम लोग का नेक्स्ट एलॉय है वो क्या है, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का एलॉय, जिसको हम लोग मैग्नीडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैग्नीडियम के नाम से जानते हैं। ये मैग्नीडियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के आपस में मिलने से बनता है। ये काफी लाइट होता है और हार्ड होता है। यूज का बात करें तो इट इज यूज्ड टू मेक बैलेंस बीम्स एंड लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, हल्का हल्का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, औजार होता है, वो बनाने में यूज होता है मैग्नीशियम का। फिर स्टील का बात करें, ये भी एक तरह का एलॉय है जो कि बनता कैसे है, आयरन और कार्बन के साथ मिला देने पर। एक्चुअली देखो, आयरन यदि प्योर फॉर्म में रहेगा तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा ये फॉर्म में रहेगा, क्या बोलते हैं, हीट कर देंगे तो आराम से आसानी से ये स्ट्रेच हो जाता है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसलिए इसको यदि हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिला देंगे इसके हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, इसके हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसको मिला रहे हैं, तो मिला रहे हैं हम लोग कार्बन को। कार्बन को जब हम लोगों ने मिलाया आयरन के साथ, ठीक है, तो ये फॉर्म किया क्या, ये फॉर्म किया स्टील। फिर आयरन को हम लोग यदि मिला देंगे और दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, तो बना देगा क्या, स्टेनलेस स्टील। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, स्टील का, जो कि बनता कैसे है, आयरन और कार्बन के मिलने से। आयरन और कार्बन के मिलने से जब स्टील का फॉर्मेशन होगा, ये स्टील का प्रॉपर्टी आयरन के प्रॉपर्टी से और कार्बन के प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होगा। ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होगा, ओके, और मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह भी हाई होगा। यदि बात करें इसके यूज का, तो स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग नेल्स, स्क्रूज, जैक्स होता है ना, जैक जो गाड़ी का चक्का ओपन करने के लिए, उठाने के लिए यूज करते हैं, स्क्रूज, उसके बाद ब्रिजेस, पुल वगैरह बनता है तो स्टील का यूज होता है। रेलवे लाइंस, ये सारे में हम लोग स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट एलॉय है स्टेनलेस स्टील, जो कि बनता है आयरन, क्रोमियम और निकेल के आपस में मिलाने से। मॉल्टेन फॉर्म में मिलाना, इतना ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर मॉल्टेन फॉर्म में मिलाना है
तब जाकर वही ये सब एलॉय का फॉर्मेशन होगा। आयरन, क्रोमियम और निकेल को मिलाने से स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है, जिसका यूज होता है किस चीज में? इन कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड चाकू वगैरह, कैंची वगैरह, टूल्स वगैरह, ये सब होता है ना, सीजर, नाइफ, टूल्स, ये सब में यूज होता है किस चीज का? स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट हम लोग का जो है एलॉय वो क्या है? ब्रास। ब्रास किसका, इसका कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा एलिमेंट इसमें यूज किया जाता है? तो कॉपर और जिंक। ब्रास के फॉर्मेशन में 80% कॉपर यूज किया जाता है और 20% जिंक यूज किया जाता है, ठीक। अब ब्रास का फॉर्मेशन होगा, इसका यूज किस चीज में? तो इसका यूज होता है यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में, नट बोल्ट्स बनता है, नट बोल्ट वो सब जो कसा जाता है वो बनाने में, स्क्रू बनाने में, माइक्रोस्कोप बनाने में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप बनाने में, फैंसी लैंप्स बनाने में, ये सारा चीज में यूज किया जाता है इसका ब्रास का। ये जो क्या बोलते हैं, इसके कलर का बात करें तो काफी गोल्डन कलर का होता है ब्रास। आगे बात करते हैं ब्रोंज का, जिसमें कॉपर और टीन मिलाया जाता है। एसएन टीन का सिंबल होता है, पता होना चाहिए तुम लोग को। 90% कॉपर होता है और 10% टीन होता है। इसका यूज किस चीज में होता है? तो यूज होता है स्टैचू बनाने में, मूर्ति वगैरह बनाने में ब्रोंज का यूज होता है। सिक्का, मेडल वगैरह, कांस्य पदक जानते हो ना तुम लोग, ब्रोंज मेडल, हाँ, मेडल बनाने में, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में, ये सारा चीज बनाने में यूज किया जाता है ब्रोंज का। फिर नेक्स्ट है हम लोग का एलॉय वो है सोल्डर। सोल्डर क्या है? तो सोल्डर जो है एक तरह का एलॉय है जो कि बनता है लेड और टीन के मिक्सचर से। लेड और टीन मिलकर 50-50% दोनों मिलाकर जो है सोल्डर बनाया जाता है। और ये सोल्डर का काम किस चीज में यूज किया जाता है? तो वेल्डिंग करने में, वायर्स वगैरह को देखते हो, इलेक्ट्रिकल दुकान पर जाओगे तो वहां देखते हो सोल्डर रखता है सब, ठीक है, सोल्डरिंग करने वाला, उससे क्या करता है? इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का एमलगम। तो एमलगम एक्चुअल में ये मरकरी का एलॉय है। किस चीज का एलॉय है? मरकरी का एलॉय है। मरकरी का किसी दूसरे मेटल के साथ मिलाकर जो एलॉय का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं एमलगम। अब एमलगम में सोडियम एमलगम भी होगा, ठीक है, सोडियम एमलगम और डिफरेंट तरह का एमलगम होगा, जैसे एमलगम जो डेंटिस्ट लोग यूज करता है। सोडियम एमलगम की बात करेंगे तो उसमें सोडियम और मरकरी यूज किया जाता है, तो सोडियम एमलगम हो गया। जो भी मेटल यूज करेंगे वो एमलगम हो गया, ठीक है। तो डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा एमलगम यूज किया जाता है? तो वह एमलगम जिसमें मरकरी, सिल्वर, टीन और जिंक यूज किया जाता है। मरकरी, सिल्वर, टीन और जिंक के मिलने से जिस अमलगम का फॉर्मेशन होता है उस अमलगम का यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा। किस लिए? तो आयरन फिलिंग्स के लिए, टीथ में जो फिलिंग्स होता है, गड्ढा वगैरह, तो टीथ को भरने के लिए, आयरन फिलिंग्स नहीं, गलती से निकल गया मुझसे, दांत को भरने के लिए, टीथ भरने के लिए। एलॉय ऑफ गोल्ड का बात करें तो गोल्ड देखते हो तुम लोग, हम लोग जो है गोल्ड यूज करते हैं, जो ज्वेलरी तुम लोग यूज करते हो वो ज्वेलरी 24 कैरेट के गोल्ड से बनना पॉसिबल नहीं है। घर जाते हो दुकान में तुम लोग डिजाइन सब डिजाइन, नया डिजाइन ढूंढते हो, भैया थोड़ा वैसा वाला दिखाइए, थोड़ा और अच्छा डिजाइन में नहीं है भैया, ये थोड़ा इसमें थोड़ा है, इससे थोड़ा और ज्यादा डिजाइन वाला दिखाइए, बोलते हो ना सब। अच्छा, उतना डिजाइन पॉसिबल होता यदि, देखो जानते हैं हम लोग कि गोल्ड जो है काफी ज्यादा मैलिएबल होता है, काफी ज्यादा, इतना डिजाइन वाला बना लेते हैं, क्या होता है कि वो तो पहनते कान में फिर उसी शेप में आ जाता है, क्योंकि मैलिएबल होता है बहुत ज्यादा, वो डक्टाइल होता है बहुत ज्यादा, तो उस मतलब कहने का कि काफी सॉफ्ट होता है। उसको स्ट्रॉन्ग हार्ड बनाने के लिए उसके साथ इम्प्योरिटीज मिलाना जरूरी होता है, और वो इम्प्योरिटीज जो है या तो कॉपर या तो सिल्वर हम लोग ऐड करके ये करते हैं। कॉपर या सिल्वर लगभग मतलब 24 कैरेट गोल्ड को जो है 22 कैरेट गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है। 2 कैरेट जो है सिल्वर या फिर कॉपर यूज किया जाता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, उसके मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए, ताकि ऑर्नामेंट्स बढ़िया से बनाया जा सके डिफरेंट डिजाइन का। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आयरन पिलर इन दिल्ली। दिल्ली में जो आयरन पिलर, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आयरन के केस में। आयरन पिलर का जो केस है, जो आयरन पिलर कहाँ है? दिल्ली का कुतुब मीनार है ना,
उसी के बगल में है आयरन पिलर। उस आयरन पिलर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके पहले थोड़ा सा जान जाएंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, सो ऑलरेडी आई सेड दैट कि एलॉयज हैव द properties entirely different from the properties of constituent metals। पहले ही बोल रखा है मैंने, तो वो देखो उसके अकॉर्डिंग देखो, alloys are stronger than the metals from which they are made। ये स्ट्रॉन्ग होंगे किसके कंपैरिजन में? तो उस मेटल के कंपैरिजन में जो उसको बनाने में यूज किया गया है। आफ्टर देन दे आर हार्डर देन कंस्टिट्यूएंट्स मेटल। एलॉय जो है स्ट्रॉन्ग भी होगा मेटल से, जो मेटल बनाने में यूज किया गया है उससे हार्ड भी होगा उससे ज्यादा। इसके बाद यदि कोरोजन का बात करें तो हाईली रेसिस्टेंट होगा। मेटल के कंपैरिजन में इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। जो मेटल उसको बनाने में यूज किया गया है उसके कंपैरिजन में इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट का बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉयज आर लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। इसमें जो मेटल्स यूज किए जाते हैं एलॉय को फॉर्म करने के लिए, उस एलॉय का उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है कंपैरेटिवली एलॉय के। मतलब एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है? लो होता है इसके कंस्टिट्यूएंट मेटल्स से, ठीक है। उसके बाद एलॉयज हैव लो कंडक्टिविटी, लोअर कंडक्टिविटी देन द कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं इसमें इसको बनाने में यूज होता है, उसके कंपैरिजन में इसका जो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है एलॉय का, वो कम होता है। अब हम लोग बात करते हैं आयरन पिलर का, जो कुतुब मीनार के बगल में स्थित है। ये आयरन पिलर लगभग 400 बीसी के टाइम बनाया गया था। सोचो 400 बीसी, बिफोर क्रिस्ट, एडिगनी बीसी, मतलब इतना साल पुराना आयरन पिलर अभी तक जिंदा है, अभी तक मरा नहीं। मरा नहीं मतलब डिग्रेड नहीं हुआ, कोरोजन नहीं हुआ उसका। उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? तो एक्चुअल में जो आयरन पिलर को बनाने वाले वर्कर्स थे उस टाइम के, उन्होंने इसके कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाया था। उन्होंने इसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया था, मैग्नेटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया था। मैग्नेटिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन विद द पेंटिंग ऑफ आयरन पिलर विथ डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट का मिक्सचर के साथ पेंटिंग करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके, और देन आफ्टर इस पेंटिंग के बाद इसको हीट करके सडनली कूल कर देना। सडनली कूल कर दिए, ठीक है। इससे क्या हो गया कि इसके ऊपर एक लेयर चढ़ गया। एक तो पहले मैग्नेटिक ऑक्साइड जो कि अब फर्दर कोरोजन को रेसिस्ट करेगा, दूसरा इसके ऊपर जो है पेंटिंग कर दिया डिफरेंट सॉल्ट का। अब वो पेंटिंग जो है हार्ड कर दिए, कैसे? तो उसको गर्म करके और रैपिड कूलिंग करके, ठीक है। उसके कारण वो क्या हो गया? एक मोटा लेयर बन गया उसके ऊपर, जो कि इसको कोरोजन से प्रिवेंट करता है। और इस तरह जो है आयरन पिलर अभी तक खड़ा है, जिंदा है। उसके सरफेस का कोरोजन नहीं हुआ है, डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। और इस तरह हम लोगों का ये चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिनिश हो गया। मतलब कहने का कि हम लोगों का ये लगभग 5 दिनों से 4 दिनों से चल रहा संघर्ष क्या हो गया? खत्म हो गया। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट इन हरी कि सर डोंट वरी अबाउट दिस कि सर एक चैप्टर को 8-9 पार्ट में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को के लिए जब मैं एग्जाम कैप्सूल लेकर आऊंगा, ठीक है, उस एग्जाम कैप्सूल में टोटल 9 पार्ट्स को, टोटल चैप्टर को ओनली 1 वीडियो में, एक क्लास में मैं खत्म कर दूंगा। और एक क्लास वो भी कितना देर का? मैक्सिमम
40 to 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। वो रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम कैप्सूल, ठीक है। बट वो तभी समझ में आएगा आप लोगों को जब ये सारा कुछ पहले से जानते रहेंगे, ठीक है। जो इनिशियल स्टार्टिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको एग्जाम कैप्सूल का पूरा लेक्चर अच्छा से समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ओके, बायो का। वो चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेस, ओके।